नमस्कार, बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। आज का दिन बिहार के लिए खास है, खासकर सीमांचल के लिए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया की धरती से 40,541 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं की सौगात दी, जिसमें 68 करोड़ की लागत से बने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन, पूर्णिया एयरपोर्ट से पहले विमान की शुरुआत, 17 सितंबर से होने जा रही इंडिगो एयरलाइंस सेवा की शुरुआत और रांची से पूर्णिया वाया कोलकाता के लिए उड़ान की शुरुआत अहम थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने एक वंदे भारत एक्सप्रेस और 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की भी बिहार को सौगात दी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यह रैली सिर्फ विकास के वादों तक सीमित नहीं थी। पूर्णिया के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष, खासकर आरजेडी और कांग्रेस को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार का विकास कांग्रेस और आरजेडी को पच नहीं रहा है, इसीलिए कांग्रेस आरजेडी विकास में बाधा डालते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठ के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया। पूर्णिया के मंच से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस आरजेडी पर वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया और साफ किया कि घुसपैठियों को हर हाल में देश छोड़कर बाहर जाना ही होगा। कांग्रेस आरजेडी की वोटर अधिकार यात्रा को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएं कर रहे हैं, जबकि सीमांचल जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों की डेमोग्राफी लगातार बदल रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि पहले के एक पीएम ने कहा था कि 100 पैसे देते हैं तो सिर्फ 15 पैसे ही जनता तक पहुंचते हैं, 85 पैसे लूट लिए जाते हैं। यह तंज कांग्रेस के उस दौर पर था जब कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप आम थे। खैर, प्रधानमंत्री ने आज बिहार चुनाव की पिच सेट कर दी है, टोन सेट कर दी है। यह साफ कर दिया है कि अब की बार चुनाव एनडीए के विकास बनाम कांग्रेस आरजेडी के अतीत पर लड़ा जाएगा। बिहार का विकास के साथ भ्रष्टाचार, घुसपैठी और अपराध के मुद्दे अहम रहने वाले हैं। अब सवाल है कि विपक्ष कितना तैयार है। आज की बहस शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं बार बिहार आए। पूर्णिया की धरती से पीएम मोदी ने 40,000 करोड़ से ज्यादा लागत की योजनाओं की सौगात दी और विपक्ष पर जमकर बरसे, खासकर आरजेडी और कांग्रेस पर। पीएम ने कहा कि बिहार का कांग्रेस और आरजेडी ने अपमान किया, बिहार की तरक्की नहीं देखना चाहते हैं इंडी अलायंस के लोग। बिहार जब भी आगे बढ़ता है, ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। पूर्णिया की धरती से पीएम मोदी ने घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया। पीएम ने कहा, जंगल राज की मार सीमांचल को सबसे ज्यादा उठानी पड़ी है। सीमांचल में घुसपैठ से डेमोग्राफी चेंज का सबसे ज्यादा खतरा है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने घुसपैठ का जिक्र करते हुए कहा कि घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं कांग्रेस और आरजेडी के लोग, लेकिन भारत में कानून चलेगा और घुसपैठियों को जाना ही होगा। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं, उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार दौरे पर आते हैं, कांग्रेस पर निशाना और आरजेडी के जंगल राज का जिक्र करना नहीं भूलते।
इस बार धरती सीमांचल की थी तो पीएम मोदी ने सीमांचल के जरिए घुसपैठ का जिक्र करते हुए कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से रवि एस नारायण और कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस चुनाव की में हम पूछेंगे, क्या प्रधानमंत्री मोदी की सीमांचल में जो रैली हुई है वो सियासी समीकरण बदल देगी? 40,541 करोड़ की सौगात कितनी प्रभावी होगी? क्या घुसपैठ का मुद्दा वोटरों को लुभाएगा? क्या कांग्रेस आरजेडी के अतीत पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? क्या बिहार का विकास एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित होगा? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता महेश दास और बीजेपी प्रवक्ता संतोष पाठक जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रमाकांत चंदन जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल संतोष पाठक जी आपसे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस के अतीत पर सवाल उठाए हैं। क्या इस बार का चुनाव एनडीए का विकास और विपक्ष के अतीत पर ही लड़ा जाएगा? यही पिच रहेगी, यही टोन रहेगी? देखिए संतोष जी, आज के राजनीतिक परिस्थिति में बिहार में अगर ठीक से देखें तो विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है, उसके पास कुछ विषय बताने के लिए है नहीं। और हमारे पास न सिर्फ बताने के लिए कई विषय हैं, जबकि आगामी आने वाले दिनों में भी हमारी एनडीए की सरकार बिहार में क्या काम करने वाली है उस पर भी चर्चाओं को करने के लिए हमारे पास अनेकानेक विषय हैं। जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम डेमोग्राफिक मिशन बना रहे हैं। आज उन्होंने नहीं कहा है, 15 अगस्त को ही लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कहा था और आज उसकी घोषणा सीमांचल के क्षेत्र में उन्होंने की है। और एक स्वाभाविक तौर पर बिहार के जो सीमांचल जिले हैं, उसके अलावा जो मिथिलांचल के कुछ जिले हैं और कुछ जो आपको मोतिहारी, रक्सौल, इस इलाके के जो जिले हैं, उन इलाकों में डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है और जो डेमोग्राफिक चेंजेस है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और उस विषय को एड्रेस करके हम लोगों ने देश में चिर शांति की स्थापना की तरफ बिहार का भी कदम हम लोगों ने बढ़ाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। इसके साथ साथ आज अकेले प्रधानमंत्री जी ने 40,000 करोड़ से ज्यादा के कार्यक्रम जो हैं वो पूर्णिया को सौंपे हैं, सीमांचल के जिलों को उन्होंने सौंपा है। आप एक क्रमिक तौर पर प्रधानमंत्री जी के इन 8 यात्राओं को देखेंगे पिछले 6-7 महीनों में, तो आपको लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा के योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आप देखेंगे कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी का एप्रिसिएशन प्रधानमंत्री जी को मिलना शुरू हुआ है, वो एक विषय बताता है कि जिस विकास की कल्पना नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद बिहार में की थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको धार मिल रही है, उसको दिशा मिल रही है और उस क्रम में बिहार अब आगे बढ़ चुका है। इसलिए हम लोग ये बात लगातार कह रहे हैं कि बिहार को रफ्तार मिल चुकी है। अब आने वाले समय में बिहार एक ऊंची छलांग लेकर देश के जो कई मानक हैं, जिसमें भारत के अन्य राज्य ऊपर रहते आए हैं, आने वाले समय में बिहार भी हमको ऊपर दिखाई पड़ेगा, इतनी बात तय है। और ये पूरा का पूरा क्रम एनडीए ही तय कर सकता है। ये जो पूरा फलसफा है, ये जो पूरा रास्ता है, इसको एनडीए की सरकारें ही तय कर सकती हैं। ये हमारा एक पुराना कार्यक्रम रहा है सुशासन के दृष्टिकोण से और उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और स्वाभाविक तौर पर हर व्यक्ति को अपनी पूंजी के बारे में बताना होता है, तो हमारी पूंजी विकास को समर्पित रही है और राजद की पूंजी या उनके पूरे इकोसिस्टम की पूंजी इंक्लूडिंग कांग्रेस वो विनाश को समर्पित रही है। और ये बात पूरा बिहार समझता है। इसलिए आने वाले समय में जो चुनाव 2025 अक्टूबर-नवंबर में संपादित होंगे, भारी बहुमत के साथ एनडीए चुनाव में जाएगा, विकास के साथ और सुरक्षा की गारंटी के साथ। यही बात आज प्रधानमंत्री जी ने कही है, यही बात मैं आपके टेलीविजन पर आज इस डिबेट के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं। ठीक है ऋषि जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर, पलायन को लेकर, खासकर घुसपैठियों को लेकर जो उन्होंने जिक्र किया है, और उसमें सबसे बड़ा आरोप आप पर यह लगा दिया कि जो यात्रा निकाली गई, जिससे आप वोटर अधिकार यात्रा कह रहे थे, वो दरअसल वोटरों के अधिकार के लिए नहीं थी, वो घुसपैठियों को संरक्षित करने के लिए थी, घुसपैठियों को यह भरोसा दिलाने के लिए थी कि कांग्रेस और आरजेडी उनके साथ है। यह आरोप लगाया गया है। संतोष जी, बड़ा अफसोस होता है कि मंच से हमारे देश के प्रधानमंत्री इतनी हल्की बातें करते हैं। अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे, मुझे लग रहा था कि सत्ता में हम हैं
ऑपोजिशन में वो लोग, और वो लोग सत्ता में आना चाह रहे हैं। ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि हम ऐसा करेंगे, हमारी सरकार जब आएगी अगली बार तो हम ऐसा करेंगे। अरे भाई साहब, पिछले 20 साल से आपकी सरकार है बिहार में, 11 वर्षों से एनडीए की सरकार है केंद्र में, आप क्या कर रहे थे विकास के लिए? इसलिए ऐसी बातें आप लोग करना बंद करिए। दूसरी बात, घुसपैठी घुसपैठी घुसपैठी। हमारे प्रधानमंत्री जिस राज्य में चुनाव के वक्त जाते हैं वहां पे उस राज्य में यही ज्ञान देते हैं। झारखंड गए थे, झारखंड में भी ये लोग हेमंत बिस्वा शर्मा को लगाए थे स्पेशल ड्यूटी पर कि आप जाके इस मुद्दे को वहां पर उछालिए। आप तो दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे, वहां पे भी घुसपैठी। वेस्ट बंगाल में जाते हैं, वहां पर भी घुसपैठी। बिहार में चुनाव है, यहाँ पर भी घुसपैठी। एक सवाल का जवाब इनको देना चाहिए। असम में तो जांच हुआ ना, असम सरकार वहां पर जांच कर रही थी, 2 लाख घुसपैठी निकले वहां पर। क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी इसको? तो आप सुन लीजिए, देखिए ऐसे, और उनको बोलिए भाजपा के लोगों को एक एक पॉइंट के जवाब देंगे। 2 लाख लोग जो घुसपैठी हैं असम में, उसका क्या कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री? कहां भेज रहे हैं? आज मंच से बोल रहे थे, मैं भी सुन रहा था आपसे, कि उनको जाना पड़ेगा। अरे भाई साहब, कहां जाना पड़ेगा बताइएगा देश को। जहां से आए वहां जाएंगे। कहां से? अरे अरे आप क्यों बोल रहे हैं? अरे संतोष जी, यही प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। ऋषि जी, इसमें समझने में कौन सा रॉकेट साइंस लग रहा था कि जाना पड़ेगा? जो व्यक्ति जहां से आया उसको वहीं भेजना पड़ता है। अगर कोई सीमा लांघकर गलत तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हुआ है तो इससे पहले ये पहली बार हो रहा है क्या? संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी से अब मैं कोई सवाल ही नहीं करूंगा। आप मुझे बताइए, असम में जो 2 लाख घुसपैठिए हैं उसका क्या हुआ? अभी जवाब दीजिए। मुझे इनसे कोई सवाल नहीं पूछना है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछना है, क्योंकि आप जवाब दे रहे हैं उनके बदले। तो आपको इसका जवाब देना चाहिए कि पिछले 2 साल से जो 2 लाख घुसपैठी जो पाए गए हैं असम में, उसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? नहीं बोल पाइएगा। असम के मुख्यमंत्री का बयान सुना था उस पर आपने? अरे अरे सुन लीजिए भाई, अब आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब देने के लिए मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं सुन लीजिए। या तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको मुझसे सवाल करना है, या आप यह डिसाइड कर लीजिए आपको पहले अपनी पूरी बात रखनी है। मैं दोनों में कंफर्टेबल हूं। मुझे सवाल आप ही से करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बदले आप जवाब देने को तैयार है। दूसरी बात, बिहार की जब बात करते हैं, विकास की जब बात करते हैं ना, इनके जहन में बैठ गया करोड़। हमने इतने करोड़ का काम किया, हमने इतने करोड़ का काम किया। मैं आज के दिन में, संतोष जी नोट करिएगा, आपके जो स्ट्रिंगर्स हैं वहां भेजिए। आज के दिन मैं अपने विधानसभा में बैठा हूं, जाले ब्लॉक में आज से 6 महीने पहले 8 करोड़ का हॉस्पिटल बना। हॉस्पिटल नहीं बना, बिल्डिंग खड़ी हुई वहां पर। और कल एक व्यक्ति का वहां पर हार्ट अटैक से मौत होती है, क्योंकि वहां पर ईसीजी मशीन भी नहीं है, ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है। अब बिल्डिंग खड़ा करना और हॉस्पिटल बनाने में संतोष जी फर्क है। यही चलिए ऋषि जी, कम से कम आपने ये तो माना कि उन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर दी, क्योंकि पहले तो बिल्डिंग भी नहीं थी। यस, क्या बिल्डिंग नहीं थी? पहले तो हॉस्पिटल के नाम पर बिल्डिंग नहीं थी। कितनी बुरी स्थितियां थी, पेड़ के नीचे इलाज होने वाली तस्वीरें हमने देखी है। वो चारपाइयां लगाकर सार्वजनिक जो इलाज किया जाता था, वो तस्वीरें ज्यादा दिन पुरानी नहीं है, वो भूले नहीं है। भाई साहब आप सुनिए, अरे भाई साहब आप सुनिए, आप अपने एसी स्टूडियो से बाहर आइए हमारे क्षेत्र में। लोग बोलेंगे कि इससे पहले जो रेफरल अस्पताल था इससे बेहतर था, कम से कम वहां पर इलाज हुआ करता था। आज के दिन डॉक्टर वहां पर एक है और वो वहां पर रहता नहीं है, अपना प्रैक्टिस करता है जाले मार्केट में। इसलिए जब आप लोगों को स्थिति की जानकारी नहीं है तो स्टूडियो में बैठ के ज्ञान नहीं देना चाहिए। मेरा आप लोग से हाथ जोड़ के आग्रह है, जो वो एक लड़का जो एक लड़के की जो मौत हुई है ना, कम से कम उस पर रहम खाइए आप लोग। जिसकी मौत हुई है उसकी, वो मौत किसी की भी हो वो दुखद है, लेकिन जब बैठकर आप मौत पर राजनीति करते हैं तो फिर हमें बोलना पड़ता है। अरे ईसीजी नहीं। और रही ग्राउंड पर आने की बात, तो ऋषि जी हमारे बहुत सारे एंकर ग्राउंड पर हैं, हमारे बहुत सारे रिपोर्टर ग्राउंड पर हैं, और मैं भी बहुत जल्द ग्राउंड पर दिखूंगा आपको। भाजपा वाले को नहीं टोकते, हमको क्यों टोक रहे हो यार? आप मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं।
नहीं, आप मुझ पर व्यक्तिगत हमले कीजिएगा और आप चाह रहे हैं कि मैं शांति से बैठकर सुनूं आपकी। आप एजेंडा चलाइएगा। आपका आपका क्या हेडलाइंस है? मोदी ने इलेक्शन का एजेंडा तय कर दिया। अरे इलेक्शन का एजेंडा तो हम लोगों ने तय किया है। हमारे कहां पर दिखा हुआ ये लाइन? कहीं दिख रही है आपको कि मोदी ने इलेक्शन का एजेंडा तय कर दिया? कहां पर? फिर से चलाइए, शुरुआत से चलाइए ना, जब आप इंट्रो कर दे रहे थे। दूसरी बात, हमारे नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के चुनाव का और हमारे नेता राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव का एजेंडा तय किया। हमारा चुनाव का एजेंडा है बिहार का विकास, हमारा चुनाव का एजेंडा है उसी पर बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव का एजेंडा है उसी पर बात नहीं कर रहे हैं। चुनाव का ठीक है, महेश जी को लेकर आए, स्क्रीन पर लेकर आए महेश जी को। आपकी मेरी 1 to 1 डिबेट नहीं है ऋषि जी, आपकी मेरी 1 to 1 डिबेट नहीं है। बाकी मेहमान है, उनको भी बोलने का थोड़ा सा मौका मिले। कोशिश करते हैं 1 to 1 करने की, आप कोशिश करते आपके साथ मैं 1 to 1 भी करूंगा। जब आऊंगा आपके विधानसभा क्षेत्र में, उस समय 1 to 1 भी करूंगा मैं आपके साथ। ठीक है, अभी कांग्रेस महेश जी को स्क्रीन पर लेकर आए। कांग्रेस को देखिएगा, कितना टोकिएगा। ऋषि जी, आप नाराज बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप जानते हैं कि आप मेरे फेवरेट प्रवक्ता हैं। आप नाराज होते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। नहीं, आप अपनी बात तर्क के साथ रखते हैं, मैं अपने सवाल तर्क के साथ रखता हूं, इसीलिए डिबेट इतनी हिट है। जब हमारे तर्क बिगड़ जाएंगे उस दिन ये डिबेट हिट नहीं रहेगी। ठीक है, नहीं, मेरा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी विदाउट। आपने उसमें सवाल पूछा इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा। महेश जी, ये जो जवाब दे देते। महेश जी, जो ये जो बॉन्डिंग आज नजर आई है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और आज फिर मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि 2 बार गलती हो गई थी, पार्टी के कुछ लोगों की वजह से वो गलती की थी और हम अब दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने तालियां भी बजवाई। बिल्कुल संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा लंबे समय से गठबंधन है और ये एक नेचुरल अलायंस है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी हो या आदरणीय मोदी जी हो, दोनों बहुत कंफर्टेबल तरीके से एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं और बिहार के बेहतरी के लिए जो भी अच्छा हो सकता है वो करते हैं। और दोनों जब एक मंच पे आते हैं तो विपक्ष का चेहरा उड़ जाता है। इसलिए उड़ जाता है कि दोनों आदमी जो है, मोदी जी हो या नीतीश जी हो, दोनों बिहार के विकास के लिए क्या बेहतर हो सकता है। आपने देखा होगा कि 5-6 कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का हर एक क्षेत्र में हो रहा है। हर एक जगह, हर एक क्षेत्र विशेष को रेल कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो, या स्वास्थ्य हो, या ग्रामीण विकास से हो, या कृषि से हो, हर एक तरीके के जो भी जरूरत जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र को दिया जा रहा है। तो आप समझिए कि ये दोनों नेता जो हैं, इनको अपने परिवार से मतलब है नहीं, इनको सिर्फ बिहार के जनता ही परिवार है और मोदी जी को बिहार के देश का जनता ही परिवार है। तो ये अपना परिवार समझ के बिहार और देश का विकास करते हैं। तो इन लोगों को तो दिक्कत होगी ही ना कि ये अभी ऋषि जी कह रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग की स्थिति ये है कि डॉक्टर नहीं रहता है। अरे भाई साहब, आपके समय में तो वो बिल्डिंग भी नहीं था, टूटा हुआ जो बिल्डिंग था उसमें तो बकरी और गाय भैंस बांधते थे आप लोग। डॉक्टर कहाँ था? हमने तो डॉक्टर भी भेजा है। उनका तो किस बात पर था कि वहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई हार्ट अटैक की वजह से, और उसको जो जरूरी उपचार, शुरुआती उपचार मिलना चाहिए था कि वो नहीं मिल पाया। उनका ऑब्जेक्शन उसको लेकर था। देखिए, इनका स्वास्थ्य स्थिति क्या था ये बता दें ऋषि जी। इनके समय में क्या स्थिति थी ये बिहार को पता है। गड्ढे में स्वास्थ्य को भी डाल दिए थे, सड़क को भी डाल दिए थे। तो इनका तो ये इतिहास ही रहा है कि विकास से कोई नाता है नहीं। अभी इनके नेता, दोनों नेता घूम रहे थे बिहार में, इतने फराटेदार तरीके से नीतीश जी और मोदी जी के विकास किए हुए रास्ते पे घूम रहे थे और गाली भी दे रहे थे इन्हीं लोगों को। तो बिहार के जनता तो इस पे भी मुस्कुरा रही थी कि ये लोग कितने दोनों बेरोजगार नेता हैं कि विकास इनको दिख ही नहीं रहा है। क्यों दिखेगा? ये तो काठ का चश्मा लगाए हुए हैं ना, इनको विकास उकास नहीं दिखेगा क्योंकि इनको बिहार के जनता से कोई सरोकार ही नहीं है। इनके गठबंधन में सिर्फ किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को 80 सीट चाहिए, किसी को 60 सीट चाहिए, बस। इससे ज्यादा इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए। इनके जितने भी गठबंधन के लोग हैं आप देख लीजिए, हर एक दिन कुछ ना कुछ बयान आता है कि हमको 60 सीट चाहिए, तो किसी को डिप्टी सीएम चाहिए।
और वो तो खैर स्वघोषित आपकी तरफ से भी मुख्यमंत्री आ रहे इनके हैं। पार्टी जीतन के राम मांझी को शायद आपने नौवीं सुना फेल नेता बने नहीं। हुए जीतन हैं। राम मांझी भी बहुत सारी दरख्वास्त कर रहे हैं, उससे पहले चिराग पासवान, वो तो दोनों तरफ से चल रहा है। और जब तक सीट बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रेशर पॉलिटिक्स चलती रहेगी। राजेश राठौर जी को चर्चा में लेकर आते हैं। ये तो हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में भी देखा है ना आप लोगों ने, कि कितने आसान तरीके से एनडीए का सीट शेयरिंग हो गया, आराम से शीर्ष नेतृत्व बैठते हैं और उसका फैसला हो जाता है। लेकिन उससे इनका पहले देख बयानबाजी लीजिए, होती है, उनकी लोकसभा तरफ भी का हो रही है, आपकी तरफ भी हो रही है, इसमें कौन सा नया है? राजेश राठौर जी, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, घुसपैठियों को लेकर जो उन्होंने प्रमुखता से विपक्ष पर हमले किए हैं, कहा है कि घुसपैठियों का को सहारा दे रहे हैं आप। संतोष भाई, आप बड़े पत्रकार हैं, आपको देश गंभीरता से लेता है, आपका चैनल निश्चित तौर पे देश और दुनिया में देखा जाता है। प्रधानमंत्री जी का आज का कार्यक्रम लूट और झूठ का था। अब मैं झूठ क्यों, लूट क्यों? पहले मैं लूट पे जाता हूँ। आज प्रधानमंत्री जी ने लगभग 40,000 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। उद्घाटन कितने किया है आप बता दीजिएगा, शिलान्यास कितना किया है मैं बता देता हूं। आपके जितने सवाल होंगे हम ले लेंगे। आज पीरपैंती में उन्होंने एक पावर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया है। उस पावर प्रोजेक्ट के बारे में इसी साल बजट में इन्हीं के वित्त मंत्री ने पीरपैंती में 2400 मेगावाट के प्लांट के लिए 21,400 करोड़ रुपए की घोषणा की थी और बाद में उससे मुकर गया। उस घोषणा के आलोक में बिहार सरकार ने वहां 1050 एकड़ जमीन आवंटित जबरन किया, जिसमें लाखों जीआई टैग वाले जो जर्दालू आम है उस पेड़ है, और उस जमीन को जिसको बिहार सरकार ने अब तक ले ही रहा है, जो मुआवजा होगा दे रहे होंगे आधा अधूरा आ रहा है मामला, उसको 1 रुपया प्रति वर्ष के आधार पर 36 साल के लिए आवंटित कर देते हैं। यानी कि बिहार को अधर में रख के अडानी के हवाले आज बिहार कर दिया गया। ये पहला ये लूट था। और वह बिजली बिहार को मिलेगा 6 रुपये 75 पैसे। वही अडानी के प्रोजेक्ट का बिजली महाराष्ट्र में 3 रुपये और उत्तर प्रदेश में 4 रुपये, लेकिन बिहार में महाराष्ट्र से दुगुना से भी ज्यादा, 6 रुपये नहीं 6 रुपये 75 पैसे। तो बिहार के लिए लूट रहा आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम अडानी का नाम रहा। अच्छा राजेश जी एक बात बताइएगा, अब हम आ जाते हैं राजेश जी एक बात बताइएगा, ये जो राजस्थान में इस दशक का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट दिया गया था अडानी को, कौन सी आप बिहार पे गोल गोल मत कीजिए। प्रधानमंत्री बिहार पे आ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार थी ना, गहलोत सरकार थी ना, आपको वो राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जब वो इसी अडानी को जब प्रोजेक्ट देते हैं भाजपा के साथी, तब वो ठीक है। भाई दिक्कत क्या होता है, और जब भाजपा सरकार इस तरह का भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं, हम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हैं, आप उनके प्रवक्ता से पहले आप ही पूरक सवाल कर देते हैं। हम सवाल का जवाब देने के लिए, हालांकि एक काम सरकार का होता है, लेकिन विपक्ष के हैसियत से मैं सवाल का जवाब दूंगा। दूसरा, मैं झूठ पे आता हूं। झूठ के बाद प्रधानमंत्री ने विपक्ष पे हमला किया, ये आपको कैसे पता? प्रधानमंत्री जी अपने आप पे हमला करके चले गए। हमको तो हंसी आती है कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री कहीं कार्यक्रम करते हैं तो न केवल नेशनल, इंटरनेशनल मीडिया भी वहां उपस्थित होती है। और प्रधानमंत्री जब ये कहते होंगे कि मेरे 11 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद, नीतीश कुमार के 20 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद हम जहां भाषण कर रहे हैं वहां घुसपैठिया है, तो सवाल वो अपने आप पे किए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, आपके 11 साल के प्रधानमंत्री के बाद भी, नीतीश कुमार के 20 साल के मुख्यमंत्री के बाद भी अगर घुसपैठिया है, ये लिस्ट हमको दीजिए, हम आ रहे हैं 2 महीना के बाद सरकार में एक एक को निकालेंगे। आपको नहीं पता? अगर नहीं आपके पास लिस्ट है, ये बताइए, आपको नहीं पता कि बिहार में घुसपैठिए है? तो 1992 का लालू प्रसाद यादव का जो बयान सुनवाऊं क्या मैं आपको, जिसमें वो घुसपैठियों का जिक्र कर रहे हैं, और 2005 का वो बयान सुनवाऊं आपको, जब तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और बंगाल की समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में घुसपैठियों का जिक्र कर रही है।
अगर कि ये नहीं देश है, घुसपैठियों से अब पीड़ित तब है। आप बोल रहे हैं तो झूठे हैं। अगर है और नाम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं तो मैं आप निकम्मा आपको 2 डेट कहलाइएगा। दे रहा हूं, ये आपके मेरा दो, सवाल है। आपके महागठबंधन इसलिए के निकम्मे इंडिया अलायंस के 2 बड़े नेताओं का निकम्मे जिक्र कर रहा हूं। मुख्यमंत्री, झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री, झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री को बिहार की जनता 2 महीना के बाद बाहर करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्वयं साबित किया है कि 11 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी बिहार में घुसपैठिया है, तब जबकि एक भी नाम सार्वजनिक नहीं ठीक कर है पा रहे रमाकांत जी, हैं। अब आपके सवाल पास पूछिए। आऊंगा मैं, लेकिन संतोष जी उससे पहले रिएक्ट करना चाह रहे हैं। संतोष जी जल्दी से। संतोष जी, मैंने राजद और कांग्रेस के दोनों बड़े भाइयों का, दोनों प्रवक्ताओं का पूरा विषय मैंने सुना है और मैं चाहूंगा कि इनके बात का जवाब दे देंगे, फिर हम लोग रमा भैया के पास चलेंगे। ऋषि जी बिहार के एक संभ्रांत राजनीतिक परिवार से आते हैं और स्वाभाविक तौर पर ये एक्सपोजर उनके पास है कि कुछ भी चाहे वो बोल सकते हैं। अभी पूरे बिहार भर में 3,961 डॉक्टर बिहार के पीएचसी से लेके एपीएचसी से लेके जिला रेफरल अस्पताल से लेके और जिला के मुख्य अस्पताल तक है और बिहार के राज्य स्तरीय जो अस्पताल हैं उसमें भी हैं और सभी जगहों पर इलाज हो रहा है, लोगों को दवाइयां मिल रही हैं। कल ही केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य संगठन है उसने एक डेटा जारी किया है कि पिछले 11 महीनों में बिहार देश का नंबर 1 राज्य है जो अपने सरकारी अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों को दवाइयां बहुत भारी मात्रा में उपलब्ध करा रहा है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तो इनका बात तो यहीं पर समाप्त हो जाता है, ये विषय ही कुछ मामला, इसमें कुछ बचा नहीं। अभी जो ये कह रहे थे राजेश जी कि प्रधानमंत्री जी ने झूठ भी बोला और गलत भी बोला, लूट भी की। वास्तविकता यह है कि हाँ, और ये कंट्राडिक्टरी पोजीशन में है कि केंद्र की सरकार ने वित्त मंत्री जी के मार्फत इस साल के बजट में पिरपैती में घोषणा की थी। जब फरवरी में उसकी घोषणा हुई, आज हम लोग जहां पर बैठे हैं सितंबर महीने में, प्रधानमंत्री जी ने आकर उसकी आधारशिला आज रख दी और इसमें कोई कंट्राडिक्टरी कोई विषय नहीं है। हमने फरवरी में घोषणा किया, आज उसका शिलान्यास कर रहे हैं और हम उसमें से नहीं है जो 15 वर्षों तक की सरकार चलाते रहे और आज हमारे पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो फर्जी कोई एसआईआर जैसा मुद्दा लेकर सड़क पर घूम रहे हैं जिसको जनता भी घास डालने को तैयार नहीं। इनसे ये पूछिए कि अगर ये इतना बड़ा मुद्दा था तो कांग्रेस को और संतोष जी थोड़ा सा संक्षिप्त में, क्योंकि हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके पास सितंबर को जो रैली होनी थी पटना में, अगर लोगों का इतना भारी जन समर्थन है उस मुद्दे के साथ तो 1 सितंबर की रैली क्यों कैंसिल हुई महागठबंधन की पटना में? इतना सवाल इनसे पूछिए, फिर हम लोग अगले राउंड में आएंगे तो बात करेंगे। ठीक है, कहां से मिला कर सबसे पहले देखिए, रमाकांत जी के पास मैं एक भी बार नहीं गया हूं। रमाकांत जी, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और जिसको लेकर अब विपक्ष ये कह रहा है कि वो झूठ परोस गए, वही बयानबाजी कर गए जो इससे पहले भी वो 7 बार आकर बिहार में कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है। और एक जो अडानी का मुद्दा निकल कर आया कि जमीन इतने भाव में ली गई और इतने भाव में दे दी गई, ये सब आपको किस तरह से नजर आ रहा है? देखिए संतोष जी, सबसे पहली बात यह है कि यह मोदी जी का जो दौरा था वो बिल्कुल चुनावी था और चुनाव के लिए अगर चुनावी युद्ध है या जंग है तो कहा जाता है कि इसमें सब कुछ जाए है। और सीमांचल की जहां तक बात है, सीमांचल वह एरिया बन गया है जहां की जीत जो है वो बिहार के लिए एक आधारशिला रखने जा रही है। तो मोदी जी के नजर में सीमांचल इसलिए महत्वपूर्ण है और जब कोई अगर सीमांचल को अपने हक में करना चाहेगा तो उसके क्या आधार होंगे? हम उसका सच्चाई और झूठ पर नहीं जाएंगे, लेकिन उसका आधार क्या होगा? अगर मोदी जी की यात्रा को अगर एक लाइन में कहा जाए तो यह कह सकते हैं कि विकास की पटरी पर धर्म का पहिया घुमाया और उस धर्म के पहिए में आधी आबादी को समेटा। अब विकास की बात करेंगे तो आपने बताया 40,500 करोड़ की विकास की योजनाएं थी, तो तत्काल वो योजनाएं जो दिखाई जा रही है वो वहां की जनता को प्रभावित करने जा रही है। अब रहा घुसपैठिए हैं नहीं है, लेकिन घुसपैठिए के सवाल पर वहां गोलबंदी होती है। अब तीसरा सवाल है कि आखिर धर्म का पहिया जो छठ और दिवाली के समय उन्होंने कहा कि जीएसटी में छूट देंगे और वो रसोई के कह सकते हैं खर्च पर कम करेगा, महिलाओं के पर्स का बोझ घटेगा, तो वो भी आधी आबादी को धर्म के मुलम्मे में दिया जा रहा है चूंकि वो दिन है। तो ये एक राजनीति हथकंडा है। एक पॉइंट छूट गया इसमें, उन्होंने कुशासन की भी बात की। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के कुशासन के चलते ही सीमांचल को भारी नुकसान हुआ है, इसका भी जिक्र किया उन्होंने।
जी, संतोष जी, एक देखिए, सवाल और हाँ। मेरे तरफ से पूछ दीजिए कि प्रधानमंत्री को घुसपैठिया है कि नहीं, पता पता सवाल नहीं है। चलता। ये मैंने पहले ही कहा कि घुसपैठिया है न है, ये तो इंटेलिजेंस का मामला है। लेकिन घुसपैठिए के सवाल पर जो कह सकते पूर्णिया, कटिहार, अररिया के जो सारे लोग हैं वो कहीं न कहीं गोलबंद होते हैं कि अगर किशनगंज को छोड़ दें तो आज भी भाजपा के कह सकते हैं एजेंडे में ये शामिल है कि वहां लगभग 40% मुस्लिम है, तो हम 60% पर केंद्रित करके बिल्कुल फंडा उनका क्लियर है। और इसलिए वो छठ और दिवाली में महिलाओं के पर्स का बोझ कम करना चाहते हैं। तो ये मैं कह सकता हूं कि चुनावी जंग में ये जायज है। उसकी सच्चाई और झूठ पर मैं कहना चाहूंगा। रहा अडानी की बात, तो सवाल ये है कि आपके यहां किस तरह से उनको जमीन उपलब्ध करा जाती है, किस शर्त पर उपलब्ध करा जाती है, ऐसे कई सारे फैक्टर हैं। आपके संसाधन जो हैं वो कितने कम है, कितने नजदीक हैं, कितने दूर हैं, इस पर भी उस सबका मूल्य अंकित होता है। तो जाहिर है कि अगर मूल्य में कोई त्रुटि है तो उसका कोई बताएं कि आखिर गुजरात में और राजस्थान में, बिहार में ऐसी क्या बात है कि ये जो प्रोजेक्ट का जो है या बिजली के दाम में अंतर आता है। क्योंकि बिजली का दाम केवल प्रोजेक्ट पर नहीं बल्कि उसके पूरे संसाधन पर निर्भर करता है। ये बात है जिससे कि आप जांच कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। मैं इस पे नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन सीमांचल क्यों जरूरी था ये आपको बता देना चाहता हूं कि सीमांचल में 50-50 का गेम हो रहा है। सीमांचल के 24 सीट में 12 सीट एनडीए के पास में है और 12 विपक्ष के पास में है। तो यहां पूरी संभावना है एनडीए को कि हम वहां गेन करेंगे। अगर पूर्णिया की बात करें तो वहां भी 3 और 4 का फैसला है। तो इसलिए अगर वो पूर्णिया या सीमांचल में गोलबंद करेंगे तो उनका मुद्दा विकासी होगा, उनका मुद्दा घुसपैठिए ही होगा, उनका मुद्दा निश्चित रूप से उनका धर्म होगा और धर्म के आड़ में विकास की सारी योजनाएं होंगी। लेकिन इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है ताली बजा रहे हैं, विकास की लकीरें दिखी ताली हैं, क्यों बजा रहे हैं कितना ये भी दिखी। बताइएगा, और कुछ कहना चाह रहे थे वो भी बताइएगा। ऋषि जी, ताली क्यों बजा रहे थे? संतोष जी, ताली मैं इसलिए बजा रहा था कि हमारे जो एक्सपर्ट जो आपके चैनल पर आए हैं वो एंडोर्स कर रहे हैं, इस चीज को एंडोर्स कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री अपने मंच से 40-60 की बात करें। हमारे एक्सपर्ट ये बोल रहे थे कि 40% मुसलमान है, वो उनको वोट नहीं देता है, तो वो 60% को एड्रेस कर रहे थे। सर, ऐसा जुल्म मत करिए हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, और भाजपा का जो फॉर्मूला है, प्रधानमंत्री नहीं है ऋषि जी, सर घुसपैठियों के सर मुख्यमंत्री और भाई नेता आप ही लोग रहिए। भाई ऋषि जी, ऋषि जी, आप जिस बात को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की धरती से वहां के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 60 हमारा 40 में बंटवारा। ये मैं अगर उनकी ये नीति है तो आप भी जानते हैं कि भाजपा की नीति क्या है। लेकिन अगर हम तो ये कहेंगे ना, एक बार उत्तर प्रदेश का ऋषि जी को नारा क्या है, complete करने 60 हमारा 40 बंटवारा। रमाकांत जी, ऋषि जी को कहीं न कंप्लीट करने कहीं दीजिएगा। उनके अंदर में एक डिवीजन है, इसे आपको स्वीकार करना होगा। ठीक, ऋषि जी। अरे रुकिए सर, हो गया सर, बहुत मार्केटिंग कर ली आपने। दूसरी बात, हमारे जनता दलियों के साथी बोल रहे थे कि हमारा नेचुरल अलायंस है भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी इनको तोड़ती है, इनको विधायक को लेके भागने की कोशिश करती है, उसी वक्त ये लोग हमारे पास आते हैं। ऐसे हमारे पास नहीं आते, ये लोग भाजपा के साथ रहते हैं। सही बात है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री जब हमारे राज्य में आज आए थे तो जो बिहार का जो मूल समस्या है उसके बारे में भी उनको चर्चा करनी चाहिए थी। जब आप सर घुसपैठिए की बात कर रहे थे तो अभी जो SIR हो रहा है उसका रिपोर्ट क्या है, उसमें कितने आए, पहली बात। दूसरी बात, जब आप बिहार में आए हैं, जब यहाँ पे लोगों की बात करते हैं, ब्लॉक और थाना में जो भ्रष्टाचार है उसका क्या, उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? जब आप बिहार आए थे तो आपको बोलनी चाहिए थी कि जो शराब होम डिलीवरी हो रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर होम मिनिस्टर है और आपके फिर अमित शाह जी वहां पर होम मिनिस्टर है, उसके बावजूद यहाँ पर शराब होम डिलीवरी कैसे हो रहा है? इन सब चीजों के बारे में इनको बोलनी चाहिए। और आखिरी बात, माँ सबकी माँ है। हमारे प्रधानमंत्री जी के माँ के साथ बदसलूकी के हुआ, हम माफी मांगते हैं। कल एक बदतमीज भारतीय जनता पार्टी का मंत्री एक अति पिछड़ा के साथ गाली गलौज कर रहा है, वही गाली दे रहा है, माँ की गाली दे रहा है। उनका इस्तीफा कब होगा?
इसके बारे में हमारे नाम प्रधानमंत्री बताइएगा। क्यों नहीं बोलते हैं? हम जीवेश कुमार सरकार, जो अपने आप को सरकार कहते हैं, उन्होंने गाली दी है। एक यूट्यूबर पत्रकार है, रिकॉर्डेड है, आपके पास भी वीडियो है, आप लोग नहीं चला रहे हैं, आप लोग उस पर डिबेट नहीं करिएगा। सबसे पहली एक्शन शायद आपने देखी नहीं है। सबसे पहली एक्शन, और वो खबर भी चल चुकी है, और उसमें जो बयान आया है जीवेश्वरी का वो भी हमने सुनवा दिया। बहस नहीं कराइएगा, बिहार बहस चुनाव पर आप नहीं कराइएगा, हमको पूरा विश्वास है सर, हम लोगों को पूरा विश्वास है। आपसे डिसाइड करके थोड़ी ये मुद्दे तय होते हैं। क्योंकि नहीं मत करिए, बिल्कुल आपका फैसला है। लेकिन नकली दवाई बनाने वाला मंत्री जिसको कोर्ट नहीं कन्विक्ट किया हुआ है, आज तक मंत्री है, आप एक डिबेट दिखाइए जो आपने करी हो। आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब इस तरह की बात करते हैं ना ऋषि जी, तो फिर ये लालू प्रसाद यादव पर जो हो रहा है, सजा याफ्ता है, उस पर चले जाएंगे। ये बता देंगे कि तेजस्वी यादव पर कौन कौन से मामले चल रहे हैं, तेज प्रताप पर कौन कौन से मामले चल रहे हैं, ये तमाम बातें उठने लगेंगी। जब हम खुद काल कोठी में फंसे हुए हो तो इस तरह की बातें नहीं करते। महेश जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। राजेश जी उसके बाद आऊंगा आपके पास। महेश जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, जिस तरीके से ऋषि जी आरोप लगा रहे हैं, इनको लगता है कि ये घुसपैठिए के संरक्षित करने वाले ये लोग हैं, अपराधी को संरक्षित करने वाले ये लोग हैं, भ्रष्टाचार का आरोपी जो हो उसका संरक्षण करने वाले इनके ही लोग हैं। तो इनका तो ये इतिहास ही रहा है ना कि बिहार में जिस तरीके से इनके जो 15 साल रहा है शासनकाल, उसमें तो ये उस पर फिट बैठते हैं। ये अपराधियों को संरक्षित करने में रहे ही हैं। ये भ्रष्टाचार के आरोप में खुद इनके लालू प्रसाद यादव जी, इनके जो अभी नेता हैं तेजस्वी यादव जी, वो खुद ही 4 साल के उम्र से आरोपी हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। तो ये क्या बोलेंगे? इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब ये क्या करेंगे? एसआईआर को मुद्दा लेकर के बिहार में घूम रहे हैं। बिहार के पब्लिक के बीच में एसआईआर कोई मुद्दा है? बिहार की जनता आज भी डेवलपमेंट चाहती है, और उस डेवलपमेंट के कमिटमेंट आदरणीय नीतीश कुमार जी उस धारा पे चल रहे हैं। तो इनके पास कोई मुद्दा कहाँ है? ये ऐसे ही हल्ला करते रहेंगे। इनको जनता अब नोटिस कहाँ लेती है? ये लोग तो अब देखिए ना, ये भ्रष्टाचार के आरोपी लोग किस तरह के आरोप दूसरे पे लगाते हैं। अब बिहार में आपका लिगेसी क्या है? राष्ट्रीय जनता दल का लिगेसी यही है ना, अपराध, लूट, ऋषि जी अपने समय पे बोलिएगा ना, मैंने आपको समय दिया, यही है ना। विकास आपका मुद्दा तो कभी रहा नहीं है। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। आप घर जाकर के दोबारा से भी देख सकते हैं। हिम्मत है तो आइए ना, करिए ना। हमारे नेता तो कहते हैं कि आइए विकास के मुद्दा पे चर्चा करते हैं और चलते हैं चुनाव में। पता चल जाएगा आपको कि बिहार की जनता किसके साथ न्याय करती है। ठीक है, राजेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से राजेश जी अपनी बात को रखिएगा। राजेश जी उसके बाद आ रहा हूँ रमाकांत जी आपके पास, उसके बाद आ रहा हूँ बीजेपी प्रवक्ता के पास, संतोष जी के पास। राजेश जी जल्दी से। बिल्कुल मैं जल्दी से ही कह दूंगा। छोटी सी सवाल है कि प्रधानमंत्री को अपनी गंभीरता को बनाए रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जैसे पद पे लोग, मुख्यमंत्री जैसे पद पे लोग, गृह मंत्री जैसे पद पे लोग वर्षों से हैं, 1 दशक से ऊपर हो गया, और तब भी कहते हैं कि बिहार में घुसपैठी है, अपने आप पे सवाल करते हैं। तो दुनिया के लोग प्रधानमंत्री थोड़ी कह रहे हैं। 1992 में लालू प्रसाद जी भी कह चुके हैं। ये 2003 में 2004 में संसद के अंदर का बयान है। ममता बनर्जी भी कह चुकी है। भाजपा से सवाल करें। दूसरा, ये चुनाव का जो मुद्दा होगा कि जो कैग का रिपोर्ट आया उसमें 71,000 करोड़ का घोटाला जो बिहार सरकार किया है उस पे होगा। ये बिहार का जो चुनाव होगा और नीति आयोग के उस रिपोर्ट पे होगा जिसमें शिक्षा में सबसे नीचे, स्वास्थ्य में सबसे नीचे, बेरोजगारी में सबसे ऊपर, अपराध सबसे ऊपर, कुपोषण में सबसे ऊपर। इन चीजों पर बिहार का चुनाव होगा। पलायन में सबसे ऊपर, उद्योग में 0। अब बिहार को आज बेचने में ही हीरो हो गया है। आज अडानी ऐसे कंपनी को अपनी पूंजी लगाकर 1 रुपया में 1050 एकड़ जमीन देना, किसानों से जबरन लेना, लाखों पेड़ काटना, इसकी निंदा तक लोग नहीं कर रहे हैं। ताली बजा रहे हैं बिहार में। अरे आपका लिगेसी तो यही रहा है ना, अपराध, भ्रष्टाचार। ऐसे कहने पे कि पलायन किसके सरकार में बिहार में हुआ है कर रहे हैं, ये भी बता दीजिए। कैसे प्रधानमंत्री हैं, कैसे गृह मंत्री हैं, कैसे मुख्यमंत्री हैं?
अरे आप एक नाम बताइए, 2 महीना के बाद हम सरकार में आते हैं निकाल देंगे। विपक्ष का काम है चोर को पकड़ना और विपक्ष का काम है घुसपैठ को पकड़ना। आप सत्ता में रहकर कैसे निकम प्रधानमंत्री, कैसे निकम, कैसा सिस्टम फेल? संतोष जी जवाब दीजिए। ये घुसपैठी नहीं पकड़ पाते हैं, बताइए। हो गया राजेश फेल हम हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं? और उस पर बहस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी गंभीरता को बैठे हैं। हो गया संतोष जी, देखिए ये लड़ाई जो 2025 की है, ये मूलतः अब महागठबंधन में और एनडीए में अब बचा ही नहीं। ये लड़ाई तो तेजस्वी यादव बनाम तेज प्रताप यादव बची है। तेज प्रताप यादव कभी स्कूल जाते हैं तो तेजस्वी यादव हॉस्पिटल जाते हैं। यही काम इन लोगों के पास बचा है। पहले ये लोग आपस में निपटा लें कि भाई कौन सही है कौन गलत है। आज पप्पू यादव जी ने प्रधानमंत्री जी की सभा के बाद पूर्णिया में एक छोटी सी सभा रेलवे स्टेशन पर की है और उन्होंने ये बात कही कि जितनी तेज गति से सांसद बनने के बाद मैंने पूर्णिया में एयरपोर्ट बनते हुए देखा है, इस बात का मुझे कतई विश्वास नहीं था कि मेरे इसी संसदीय कार्यकाल में ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसा भारत में पहली बार हुआ है। उन्होंने तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की बहुत तारीफ की है। वो एक जो बयान हमारे पास पड़ा हुआ है, जरा उसको एक बार चलवा दीजिएगा। आप अपनी बात रख लीजिएगा, उसके बाद मैं सुनवाता हूँ राजेश। चलवाइएगा, बढ़िया चलवाइएगा। दूसरी बात संतोष जी, राजेश जी ने जो बात कही है अडानी अंबानी, ये अडानी अंबानी का विषय लेकर राहुल गांधी एंड कंपनी, हो गया राजेश जी, अडानी अंबानी का विषय लेकर राहुल गांधी एंड कंपनी पिछले 11 वर्षों से भारत में घूम रही है और घूमते घूमते 21 राज्य वो गंवा चुके हैं, जिसमें बिहार भी शामिल है। नहीं, उसमें दिक्कत ये भी है ना कि राजस्थान में जब इनकी सरकार थी तो ये उनको प्रोजेक्ट देते हैं, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी तो प्रोजेक्ट देते हैं और सबसे ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया वहां पर। किसी भी समाज में आज के समय पर सबसे बड़ा मुद्दा पैसा लगा के मुफ्त में राजेश जी नहीं करते हैं। अरे आप सीनियर आदमी है राजेश भैया, बीच में मत बोलिए। किसी भी समाज में आज के समय पर जो सबसे गंभीर और जो सबसे बड़ा मुद्दा है संतोष जी, वो है उसके विकास का, उसके सर्वांगीण विकास का, समाज के विकास का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में और बिहार में नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी उसके प्रतीक हैं। और पूर्व में सुशील मोदी जी उसमें शामिल रहे। आज बिहार जहां पर खड़ा है, क्या इसकी कल्पना भी राजेश जी को थी, ऋषि जी को थी? जब वो किसी दूसरे दल में भी रहे होंगे उस समय पर भी थी क्या? आज बिहार जहां पर है संतोष जी, वो मीलो आगे है। संतोष जी थोड़ा सा संक्षिप्त में, उसके बाद मैं रमाकांत जी के भी पास आऊंगा और वो बयान भी सुनवा दूं जरा राजेश जी को। हम किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहते। हम लोग सोचे हमने विकास की यात्रा शुरू की है और हम ही उसको उस स्तर तक प्रधानमंत्री बिहार को बर्बाद कर वाले समय में भारत का नंबर 1 गुंडा राज के हवाले कर देंगे और उसको अपराध और भ्रष्टाचार का अंबार कर देंगे, पलायन का अंबार कर देंगे, उद्योग। ठीक है राजेश जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं और स्वास्थ्य में आरोप लगा रहे हैं, आपके चाहने वाले हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं? जरा पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर, एक बार जरा प्ले कीजिएगा। इनके पास ना पहले की जीत है, सीमांचल की जनता की जीत है, कोसी की जनता की जीत है और उसके लिए हम आदरणीय एक ऐसे प्रधानमंत्री जी, एक ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं दिल के गहराइयों से कि आपने हमारे सपनों में साथ दिया, आप हमारे उम्मीद के साथ खड़े हुए और आप हमारे विश्वास की ताकत बने। आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन। जब जब विकास में आप सहयोग करेंगे, पप्पू यादव विकास में आपके साथ खड़ा होगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। छोटा सा कमेंट राजेश जी, उसके बाद आ रहा हूं रमाकांत जी। एकदम छोटा सा नहीं, बड़ा कमेंट कर रहे हैं। नियम है कि प्रधानमंत्री जी किसी योजना को लेकर कहीं जाते हैं तो वहां क्षेत्रीय सांसद को बुलाना चाहिए। क्षेत्रीय सांसद को न बुलाकर पहले प्रधानमंत्री जी ने एक सांसद का अपमान किया है। आखिर प्रधानमंत्री और सरकार ये बताए कि किसी भी सरकारी योजना में क्षेत्रीय सांसद, अभी कुछ दिन पहले ये मिले हैं ना राहुल गांधी जी से और प्रियंका गांधी जी से, जाकर दिल्ली में मुलाकात हुई। राजेश भैया ठीक है रमाकांत जी, मेरे पास समय कम है, संतोष जी माफी आपसे, समय कम है मेरे पास। रमाकांत जी, आज जो पप्पू यादव कह रहे हैं, ये अचानक से पप्पू यादव जी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? प्रधानमंत्री है नहीं पकड़ा रहा है,
तो अमेरिका कैसे पकड़ाएगा, आतंकवादी कैसे पकड़ाएगा? राजेश जी, प्लीज, इतना सुपर मेरे फेल पास प्राइम समय कम है। मिनिस्टर भारत को रमाकांत जी मिल के गया पास मैं है। दूसरी बार नहीं आया हूं। ये रमाकांत जी, ये जल्दी नहीं से। पकड़ाता है, आतंकवाद खत्म करने चले थे। और ट्रंप से क्यों नहीं बतिया रहे हैं तो पता है आपको। हम तो सबसे बड़ा हास्यास्पद ये लग रहा है कि जब राजद या कांग्रेस भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हैं, जिन्होंने पशुओं का नहीं, चारा इस खा बात लिया, पे हम खंडन जो करते हैं। मुद्दा बनाते हैं, जो मुद्दा बनाते हैं उत्पीड़न का, जो मुद्दा उत्पीड़न का बनाते हैं, वो बताएं कि वो नहीं, मैं ये जवाब दे रहा हूँ। क्या बताइए कि दलित उत्पीड़न की बात करते हैं तो अम्बेडकर जी की तस्वीर की तरफ पैर किसने रखा? आपके शब्द थोड़े ही बोलेंगे वो। इसलिए जब तक महागठबंधन बेरोजगारी को, रोजगार को, पलायन को मुद्दा बना रहा था, तो लग रहा था कि हम साथ चल रहे हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार और इस पर अगर चलेंगे तो वो खुद अपने आईने में अपना चेहरा काला देखेंगे कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में वो कहीं न कहीं इस एनडीए के सरकार से 20 है, वो कहीं न कहीं अपराध के मामले में एनडीए के सरकार से 20 है, ये मानना पड़ेगा। और उनके आंकड़े भी है, ऐसे नहीं है। इसलिए मेरे पास समय की कमी है। भी रमाकांत जी, माफी चाह रहा हूं आपको बीच में इंटरप्ट करने के लिए। और राजेश जी, इस तरह से किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को इस तरह से अगर आप निशाना बनाएंगे तो ये वो किस तरीका नहीं है डिबेट करने का। इस डिबेट को ये रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहस चुनाव की मैं फिलहाल इतना ही।